हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टर्म्स फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और एग्ज़ाम में ये थ्योरम आती है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम पहले। स्टेटमेंट क्या है इसकी? लेट phi1 x बी अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी ओवर डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर है पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस Q1 x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। एंड हमारा जो phi2x है बी अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डी ओवर डी एक्स पी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस Q2x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ऑन द इंटरवल a इज लेस देन x इज लेस देन b, मतलब x किसके बीच लाया कर रहा है? a और b के बीच। क्लियर। लेट, ये हमारी स्टेटमेंट ही है। ओके। लेट p ऑफ x हैव अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव। क्या बोला कि जो p ऑफ x है हैव अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव एंड इज सच दैट जो हमारा p ऑफ x है वो है ग्रेटर देन 0। ये बात क्लियर होगी। एंड लेट phi1x एंड phi2x, जो हमने क्या बोला था कि सॉल्यूशन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, बी कंटिन्यूस एंड सच दैट जो हमारा Q2x है दिस इज ग्रेटर देन Q1x। देन जो हमारा x1 और x2 है आर टू कंजेक्टिव 0, कंजेक्टिव होता है लगातार, ऑफ phi1x ऑन a, b, क्लोज इंटरवल a, b। और जो हमारा phi2x है मस्ट हैव एट लीस्ट 1 0। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एट सम पॉइंट ऑन द ओपन इंटरवल x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2। तो आधी चीज़ें तो आपकी स्टेटमेंट से ही क्लियर हो जाती है कि बोला क्या हमने, करना क्या इसमें। क्लियर। तो स्टेटमेंट सबसे पहले आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपने पहले आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो प्रूफ करते हैं इसका। लेट अस अज्यूम दैट, हमने अज्यूम कर दिया जो हमारा phi2x है डज नॉट हैव और 0 ऑन ओपन इंटरवल। हमने ये मान लिया है कि जो हमारा phi2x है डज नॉट हैव और 0 ऑन ओपन इंटरवल, मतलब हमने अज्यूम कर दिया है। देन विदाउट एनी लॉस और जनरली वी कैन लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम दैट जो हमारा phi1x है इज ग्रेटर देन 0 एंड phi2x इज ग्रेटर देन 0 ऑन x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सिंस जो हमारे पास phi1x है इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1, मतलब इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है phi1x, और phi2x किसका सॉल्यूशन है? इक्वेशन 2 का, जो कि हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा था। ठीक है। जो phi1 है वो बता देता हूँ आपको, जो ये है इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन और इक्वेशन 2 का, ये हमने इसमें बात की। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब इक्वेशन 1 अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 में हमारा डी बाई डी एक्स एज इट इज़ रह गया और पी ऑफ एक्स हमारा एज इट इज़ रह गया। अब उधर था हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है। तो इधर डी बाय डी एक्स ऑफ वाई था, यही था ना। तो जो हमारा y है हमने क्या बोला था कि जो phi1x भी सॉल्यूशन ऑफ 1, तो मतलब y की जगह आ जाएगा हमारे पास phi1x। इज दैट क्लियर? तो d बाय डी एक्स ऑफ phi1x, तो इसको लिख सकते हो आप phi डैश x, मतलब डेरिवेटिव इसका। d बाय डी एक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो डैश करके। ठीक है। और सिंपली अगर आप देखो तो Q1x उसमें स्टेटमेंट 1 में है और इधर हमारा phi1x है। ठीक है। तो मतलब सिंपली अगर आप बोले तो जैसे इधर बता देता हूँ आपको, जो हमारा ये y है इसकी जगह हमारा क्या आ गया, ये phi1x, मतलब phi1x क्या था? इसका सॉल्यूशन था। ठीक है। और इधर जो ये y था इधर भी आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ phi1x।
ये किया हमने, तो 5/1x को यहाँ तो हमने एज इट इज लिख दिया, क्लियर। लेकिन इधर था हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 5/1x, तो इसको लिख सकते हो आप सिंपली 5-5/1-x, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो वही हमने लिखा है। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ हमारे पास 5/1-x क्यों आया और इधर 5/1x क्यों आया, ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन 2 को देखो, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास डी बाई डी एक्स सेम है और पी ऑफ एक्स, मैं आपको इक्वेशन 2 बता देता हूँ। इक्वेशन 2 देखो आप, डी बाई डी एक्स हमने एच डी लिखना है और पी एक्स एच डी लिखना है। अब जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स है, इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो y की जगह आ जाएगा हमारे पास 5/2x, क्लियर। q2x एज इट इज और y की जगह आ जाएगा हमारा 5/2x, इसकी जगह ये पुट कर देंगे हम। अब d बाई डी एक्स ऑफ 5/2x को आप सिंपली लिख सकते हो 5/2-x, ठीक है, क्लियर। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी होगी, जो हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में जो ये वैल्यू आई वो किस तरीके से आई, क्लियर। और मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो इसको आपने इक्वेशन 3 दे देना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 दे देना है। अब क्या करना है आपने, जो इक्वेशन 3 है ये, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5/2x से, इसको करना है आपने 5/2x से, और जो आपकी इक्वेशन 4 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5/1x से, ठीक है। तो इसको कर दिया, पहले हमने इसको कर दिया 5/2x से मल्टीप्लाई, ये टर्म हमने एच डी लिख दी, ठीक है। फिर अब ये पार्ट भी बचता है, तो इसको भी हमने कर दिया 5/2x से मल्टीप्लाई, और ये 5/1x, ये है पहला q1x और फिर है 5/1x, ठीक है। मल्टीप्लाई किया था 5/2x से। पहले ब्रैकेट आप स्टेप इंक्रीज करना हो तो आप ब्रैकेट ले सकते हो पहले इस तरीके से, और बाहर लिख दिया 5/2x, फिर ब्रैकेट ओपन करके आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और अब इक्वेशन 4 को हमने मल्टीप्लाई करना था 5/1x से, तो ये टर्म हमने इधर एच डी लिखी और बाहर हमारा 5/1x आ गया, क्लियर। और इसी तरीके से हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट ओपन करके मैंने इधर लिख दिया है, तो 5/1x हमारा इधर आ गया, बाकी q2x और 5/2x हमारा इधर एच डी। तो इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 5, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है आपने पहले। अब आपके पास इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 6 है। अब क्या करना है आपने, सब्सट्रैक्टिंग 5 एंड 6, मतलब 5 और 6 को आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, क्लियर। मैंने इसको राइट हैंड साइड मूव कर दिया सेकेंड टर्म को डायरेक्ट, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, पहले आप ये टर्म लिखोगे, फिर आप सेकेंड टर्म लिखोगे, और इसको ये वाली टर्म आप राइट हैंड साइड मूव कर दोगे। तो देखो हमने फर्स्ट ये टर्म लिखी तो हमारे पास ये आ गया। अब ये माइनस में होगी तो माइनस नेचुरली हमारा इधर आ जाएगा ये वाली, तो हमने ये टर्म इधर लिख दी और ये हमने राइट हैंड साइड मूव कर दी, तो ये बन जाएगा आपका q2x माइनस q1x, ठीक है। और इसमें जो आप देख सकते हो कि जो ये 5/1x और 5/2x है, ये इसमें कॉमन है, वो हमने पहले ही बाहर ले लिया है, ब्रैकेट के बाहर। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। हमने सिंपली सब्सट्रैक्ट किया 5 और 6 को, इसको हमने दो टर्म में, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड रखी और ये राइट हैंड साइड मूव कर दी हमने, क्लियर। और इधर हमने एक स्टेप इसमें इंक्रीज कर दिया, क्या किया कि हमने पहले इसका ब्रैकेट्स के बाहर ले लिया, क्योंकि 5/1x और 5/2x कॉमन था इसमें। ये क्लियर हो गया। इस स्टेप को क्लियर करने के बाद आपको अब इसमें देखो, अगर आप यहाँ पर हमारे पास dx इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, और p ऑफ x इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रैकेट के बाहर डी बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लेना है। आपने ले लिया, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दो टर्म में हमारे पास ये कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और अब p ऑफ x अपने कॉमन ले लिया, फिर करली ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या क्या वैल्यू रह जाएगी, देखो 5/2x एक वैल्यू ये आ गई, फिर 5/1-x ये आ गई, फिर आपके पास -5/1x ये वैल्यू आ गई, और फिर आ गया 5/2-x, ठीक है। अब करली ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी, क्लियर। इसमें हमने क्या किया, पहले डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, और फिर p ऑफ x कॉमन ले लिया, फिर करली ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग वैल्यू बची थी वो हमने लिख दी,
और ये वाला पार्ट हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये टर्म बनी है इसका क्या करना है, हमने इंटीग्रेटिंग कर देना है बोथ साइड बिटवीन। लिमिट क्या रहेगी हमारी x1 से x2, मतलब अपर लिमिट रहेगी हमारे पास x2 और लोअर लिमिट रहेगी x1। इज दैट क्लियर? तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने सिंपली इसमें लिमिट लगा दी x1 और x2, बस ये किया सिंपली आपने, क्लियर। और इस साइड में हमारे पास वही सेम हो जाएगा x1 और x2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने लगा दी। पहले तो अपने स्टेप में यही किया है जो ये इधर हमारे पास आया है, क्लियर। जो ये पार्ट था इसमें हमने लिमिट लगाई है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास जब डेरिवेटिव होता है और जब हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा ये आपस में कैंसिल हो जाता है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा ये जो पार्ट है वो कट हो जाता है, मतलब डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है और जो हमारे पास अंदर रिमेनिंग टर्म होती है वो एज इट इज आ जाती है, क्लियर। तो हमारी इंटीग्रेशन यहाँ सिंपल सॉल्व हो जाएगी। कभी भी अगर आपको इस तरीके की कंडीशन हो, अंदर डेरिवेटिव हो और बाहर इंटीग्रल हो, तो आपका जो डेरिवेटिव हो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अंदर रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी पी ऑफ एक्स Q2x 5x और माइनस Q1 5x और 5x, ये वैल्यू आपकी अंदर रह जाएगी। और साथ में लिमिट आ जाएगी आपकी अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1। तो हमारी ये इस पार्ट का इंटीग्रल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इसके बाद जो हमारे पास ये जो टर्म है ये हमने एज इट इज लिख दी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखो तो जो हमारे पास अब आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। इसकी बात अगर हम करें तो देखो अपर लिमिट इधर x2, तो आपने इधर x, इधर भी x है, इधर भी x की जगह आपका क्या आएगा, अब x2 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो देखो इधर भी x है तो इधर x, पहले x की जगह सिंपली क्या आ जाएगा x2, मतलब पहले सब्स्टिट्यूट होगी अपर लिमिट फिर होगी लोअर लिमिट। तो p ऑफ x2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 एज इट इज और x की जगह आ जाएगा x2 क्योंकि अपर लिमिट लग रही है, और 5 डैश एज इट इज, अपर लिमिट x2 आ गया इधर, इधर हमारे पास 5 और x की जगह x2 आ गया और 5 डैश एज इट इज, ठीक है, और x की जगह x2। यहाँ हमारी अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी है अपर लिमिट माइनस, अब आएगी लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 आ जाएगा। अब x की जगह जो इसमें x था इस इक्वेशन में, तो माइनस का माइनस और p, अब x की जगह x1 आ जाएगा, इधर x की जगह x1, इधर x1, इधर भी x1, इधर भी हमारे पास x1 आ जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये हमने सॉल्व कर दिया है वाला पार्ट, क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिख दी है। ये क्लियर हो गया आपको स्टेप? तो अगर ये क्लियर हो गया आपको तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सिंस जो हमारे पास x1 है और x2 है आर 0 और 5x स्टेटमेंट में गिवन है, देयरफॉर जो हमारे पास 5x1 है और 5x2 ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 0, क्लियर। क्योंकि ये हमारे को स्टेटमेंट में गिवन है कि जो हमारा x1 है और जो हमारा x2 है वो क्या है आर 0 और 5x, क्लियर। तो अगर हमारी ये टर्म 0 है तो देखो इस ये भी 0 है तो ये हमारे पास बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0, तो रिमेनिंग टर्म क्या बच जाएगी, हैंस px2 5 डैश x2 5, ये मतलब ये टर्म लिख दी हमने पहले, फिर ये तो हमारा 0 बन गया तो नो नीड टू राइट, फिर माइनस आएगा p ऑफ, फिर ये वाली टर्म लिख दी हमने इधर, ये बची फिर, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी एज इट इज़, ठीक है। इसमें कोई आपने चेंज नहीं करना है। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, इसको अपने इक्वेशन 7 दे देना है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नाउ बाय हाइपोथेसिस जो हमारा p ऑफ x2 है दिस इज ग्रेटर देन 0,
तो सिंस जो हमारा 5(1)(x)(2) था इज 0 एंड जो हमारा 5(1)(x) इज ग्रेटर देन था 0, ये तो अभी देखा हमने कि जो हमारा ये है 5(1)(x)(1) इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो जो हमारा 5(1)(x) है दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल जो हमारा x है इन x1, x2। देयरफॉर वी हैव जो हमारे पास 5(1)(x)(2) है दिस इज लेस देन 0। तो सिंस जो हमारा 5(2)(x) था वो था ग्रेटर देन 0 था ऑन x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2, देयरफॉर जो हमारा 5(2)(x)(2) है दिस इज ग्रेटर देन 0। तो thus जो हमारा p of x2, 5(1)(x)(2) है इंटू 5(2)(x)(2) इज लेस देन 0। तो सिमिलरली हम वी कैन शो दैट, हम शो कर सकते हैं जो हमारा p है p x1, 5(1)(x)(1) इंटू 5(2) इंटू x2, 5(2) इंटू x2 इज ग्रेटर देन 0। अगर इसकी बात करें जो हमारी ये टर्म है ये है, ये हमारा लेस देन 0 मीन्स कि अगर आप स्टेटमेंट देखो तो इस टर्म की बात हो रही है ये वाली, ठीक है, दिस इज लेस देन 0, इसका मतलब ये है। और नेक्स्ट जो हमारी सिमिलरली हम क्या करें, वी कैन शो दैट जो हमारी ये टर्म है दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स की इसकी बात करें अगर हम तो दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वेशन की बात हो रही है इसमें। तो दिस गिव्स दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर 7 इज नॉट पॉजिटिव। तो ये क्या शो कर रहा है, जो हमारा इक्वेशन 7 है राइट हैंड साइड ये हमारा पॉजिटिव नहीं है। तो बट बाय हाइपोथेसिस जो हमारा q2x माइनस q1x है वो ग्रेटर देन 0 है, स्टेटमेंट में गिवन है, और जो हमारा x1 इज लेस देन x इज लेस देन, सो दिस इज ओनली लेस देन है, नॉट लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन का सिंबल है इसमें, आई थिंक लेस देन इक्वल टू लिख दिया मैंने बट ये लेस देन का सिंबल है, ओके। x1 is less than x is less than x2, and so the right hand side of member of 7 is positive. Thus the assumption of phi to x does not have a 0 on the open interval x is less than x is less than x2 lead to a contradiction। तो ये क्या कर रहा है, contradiction को lead कर रहा है, and so जो हमारा phi to x है has a 0 at some point of this open interval। तो जो हमारा hence phi to x है must have a 0 between two consecutive zeros of phi 1 x। तो ये थोड़ा theoretical पार्ट है, आपने देख लेना है खुद भी, बाकी मैंने मैथमेटिकल पार्ट जो था वो आपको समझा दिया है कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो स्टेटमेंट इसकी पता होनी चाहिए, तभी आप इसका स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो स्टेटमेंट इसमें थोड़ी लेंथी है तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका प्रूव कर सकते हो, क्लियर। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहता है अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इम्पोर्टेंट है, तो जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आपको समझ से करना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको याद रख सकते हो। अदरवाइज इस चैप्टर में बहुत थ्योरम है तो माइंड से स्किप हो जाती है, तो अगर समझ के करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।